साथियों, आज राजीव गांधी जी की 29वीं पुण्यतिथि है। भारत रत्न राजीव गांधी जी की 29वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनके चरणों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, राजीव गांधी जी को आधुनिक भारत का रचयिता कहा जाता है। राजीव गांधी जी को युवाओं का नेता कहा जाता है। राजीव गांधी जी युवाओं की शक्ति को पहचानते थे। इसी क्रम में उन्होंने जो वोटिंग का अधिकार 21 वर्ष की उम्र तक के लोगों को था, उसको घटा करके उन्होंने 18 वर्ष किया, क्योंकि वो जानते थे कि युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र की प्रगति में होता है। इसी को समझ करके ही उन्होंने वोटिंग का जो अधिकार है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को भी समझते थे, उसकी महत्ता को समझते थे। उसी के तहत ही उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की कवायद की, और जो वर्तमान में इस समय आप पंचायती राज व्यवस्था देख रहे हैं देश की, वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की ही देन है। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी जी ने आईटी सेक्टर को मजबूत बनाने का काम किया। आज आप देख रहे हैं कि कोविड-19 से जब पूरा विश्व कराह रहा है, हमारा देश भी इससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है, तो आप देख रहे हैं कि करोड़ों लोग वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं वो आईटी सेक्टर की ही देन है। और आईटी सेक्टर भारत में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की ही देन है। याद करिए वो मंजर जब 90 के दशक में भारत ने अमेरिका से परम कंप्यूटर की मांग किया था, या कहते हुए मांग किया था कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भारत को सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता है। लेकिन अमेरिका ने यह कहते हुए भारत की इस मांग को ठुकरा दिया कि भारत इसका इस्तेमाल सामरिक क्षेत्र के लिए कर सकता है। इससे भारत को बहुत ठेस पहुंची, और राजीव गांधी जी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने अपने वैज्ञानिकों का आह्वान किया और कहा कि नाउ यू हैव टू डेवलप द सुपर कंप्यूटर योर ओन। उन्हीं की प्रेरणा से प्रभावित होकर के भारतीय वैज्ञानिकों ने पहला सुपर कंप्यूटर परम 800 का विकास किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माण में राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम आज के परिवेश की बात करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरे विश्व के साथ भारत भी इस समय कोरोना की मार से कराह रहा है। ऐसी स्थिति में इसकी सबसे अधिक मार अगर किसी के ऊपर पड़ी है तो वो गरीब मजलूम लोगों पर पड़ी है, मजदूरों पर पड़ी है। आज हम देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर जो कभी किसी फैक्ट्रियों में, मिल में, दूसरे प्रदेशों में रह करके काम करते थे, आज लॉकडाउन की स्थिति में उनका जो कामकाज है वो प्रभावित हुआ, और उनकी जो रोजगार था, उनका जो कामकाज था, वो सब उनसे छिन गया है। लिहाजा वो भुखमरी के कगार पर है। अब उनके पास जब कोई चारा नहीं है, उनको न खाने को खाना है, न पीने को पानी है, ऐसी स्थिति में उनको
अन्य प्रदेशों से अपने घरों पर आने को मजबूर होना पड़ रहा है, तब सरकार की जो एक अदूरदर्शिता पूर्ण नीतियां हैं, उसके चलते उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज आप देख रहे हैं कि किस हालत में मजदूर सरकार की दूरदर्शितापूर्ण नीति के चलते पैदल ही उनको चलना पड़ रहा है। कितने परिवार भूखे प्यासे लगातार सड़कों पर चल रहे हैं, जिसके चलते रास्तों पर बहुत सी भीषण दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके तहत उनकी मृत्यु हो रही है। रेलवे ट्रैक पर बहुत से मजदूरों की दुर्घटना के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हुई। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कंधों पर, साइकिलों पर बैठाकर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अपने परिवार के साथ मजदूर अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह सब सरकार, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण नीति के चलते ये सब हो रहा है। जो लॉकडाउन किया गया, उसकी कोई नीति नहीं थी, बिना समझे बूझे लॉकडाउन किया गया और लोगों से कहा गया कि जो जहां है वो वहीं रहें। सोचिए कि ये नीति इनकी कैसी है कि जब 500 की जब संख्या थी कोरोना पीड़ितों की, उस समय तो इन्होंने ये कह दिया कि जो जहां है वहीं रहे, और आज जब कोरोना पीड़ितों की संख्या लगभग 1.25 लाख हो गई है, तो ऐसी स्थिति में ये जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, दूसरे प्रांतों में काम कर रहे थे, उनके लिए कहा गया कि अब आप अपने घरों को जा सकते हैं। तो इससे आप इनकी नीतियों को समझ सकते हैं। शायद जब कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 450-500 थी, उसी समय एक कार्य योजना बना करके इन श्रमिकों को उनके गंतव्य घरों तक अगर पहुंचा दिया जाता, तो आज जो विभीषिका, जो कठिनाइयां ये मजदूर झेल रहे हैं, शायद उससे बचा जा सकता था। लेकिन कोरोना विपदा से लड़ने की इस सरकार की कोई नीति नहीं थी, कोई कार्य योजना नहीं थी। उसी का नुकसान, उसी का परिणाम इस समय ये मजदूर, जिनका हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान रहता है, जीडीपी में, भारत की अर्थव्यवस्था के जीडीपी में इन मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, वो विपत्तियों को झेल रहे हैं। इन मजदूरों की स्थिति को देखते हुए हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों का इंतजाम किया, लेकिन वर्तमान की उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो योगी जी के नेतृत्व में इस समय कार्य कर रहा है, उन्होंने उसमें रोड़ा अटकाने का काम किया, तरह तरह के आक्षेप लगाए, बसों की फिटनेस पर सवाल उठाया, ड्राइवरों की स्थिति पर सवाल उठाया, बसों के जो परिचालन के कागज होते हैं, बीमा वगैरह, उस पर सवाल उठा करके बसों को चलने से रोकने का काम किया। अरे योगी जी, इस समय जो समय की मांग है वो ये नहीं है कि आप बस का कागज देखें। आज की जो स्थिति है उसमें इन मजदूरों को कैसे उनके घरों तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, यह महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का जो एक सेवा भाव था, जो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का जो एक सोच थी कि इन मजदूरों को उनके गंतव्य तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए, जिससे जो वो कष्ट इस समय झेल रहे हैं, जिन कष्टों का सामना कर रहे हैं, उसका अंत किया जाए, उसको इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस स्थिति को ठीक करने के बजाय उसको और उलझाने का काम किया। जो बसें उत्तर प्रदेश की सीमा पे मजदूरों को ले जाने के लिए तैयार थीं,
सबसे पहले उन बसों को इस सरकार ने कहा कि लखनऊ लेकर के आया जाए। जब हमारे नेता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम अजय सिंह लल्लू, उन्होंने इस बात को उठाया कि भाई श्रमिक तो बॉर्डर पर हैं, बॉर्डर से ही उनको ले जाया जा सकता है, इसी स्थिति में बसों को लखनऊ भेजने का क्या मतलब है। इस पर भी सरकार ने उनकी इस दलील को नहीं माना और इन किन प्रकार बसों के संचालन में रोड़ा पैदा किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन बसों को वापस करना पड़ा। संचालन की अनुमति इस सरकार ने नहीं दिया। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं लल्लू जी, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको जेल भेजने का काम इस तानाशाही सरकार ने किया, जिसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम योगी जी से एक अपील करते हैं कि यह समय राजनीति करने का नहीं है। जो व्यक्ति भी या जो भी पार्टी या जो भी एनजीओ या जो भी स्वयंसेवी संस्था इस समय अगर इन मजदूरों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उन सभी का मदद योगी जी को लेना चाहिए। लेकिन योगी जी जो कि अपने जो राजनीतिक एक पावर होता है उसके दम में चूर है और वो सब कुछ अपने ही करने की भूल के तहत कि सब कुछ हम ही कर लेंगे, किसी के मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके तहत इस तरीके का जो रोड़ा अटका रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका हम विरोध करते हैं।